नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लक्ष्य अध्ययन में और मैं हूं प्रीति रावत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने इससे पहले की जो क्लास करी थी हम लोग वर्णमाला पढ़ने जा रहे हैं और वर्णमाला में भी हमने जो टॉपिक उठाया है वो है हमारा स्वर। तो वर्णमाला के बारे में अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, इससे पहले वाली क्लास जो हमारी हुई है तो उसमें हमने वर्णमाला के बारे में पढ़ा है। कुल किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? वर्ण होती है। और हिंदी में जो वर्णों की संख्या है वो कितनी है? 52 है। ठीक है, आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है तो 52 होती है। उन वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग है? स्वर है और व्यंजन है। ठीक है, वर्ण को हम ध्वनि भी कहते हैं। वर्ण क्या है? ध्वनि का लिखित रूप है। और ध्वनि क्या है? वर्ण का मौखिक रूप है। ठीक है, मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया कि वर्ण इक्वल टू ध्वनि और ध्वनि इक्वल टू वर्ण। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं बार बार आपको बता रही हूँ। तो हमने यहाँ पर पढ़ लिया था मूल स्वर के बारे में। स्वर भी कितने प्रकार के हो गए थे हमारे पास? 3 हो गए थे। मूल स्वर है, तो मूल स्वर हम पढ़ चुके हैं। मूल स्वर को क्या क्या और किस नाम से जाना जाता है? मूल स्वर, ह्रस्व, एकमात्रिक और लघु स्वर। लघु स्वर भी बोला जाता है इसको। ठीक है, तो ये सारे इनको क्या बोला जाता है? मूल स्वर। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। और वो कौन कौन से हैं? तो मूल स्वर जो है, मूल स्वर या लघु स्वर जिनको हम कहते हैं वो कौन कौन से हैं? वो है हमारे पास ये यहाँ तक आपको दिख रहा होगा। ये हमारे क्या है? ये मूल स्वर है। अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है दीर्घ स्वर। प्लुत स्वर के बारे में हम जान चुके थे कि प्लुत स्वर क्या होते हैं। प्लुत स्वर जो होते हैं, जो किसी भी जब हम कोई नाटक वाटक होता है या हम ओम उच्चारण करते हैं या हम फिर क्या राम का उच्चारण बहुत उससे किसी गाने वाने में या आरती में जब हम उच्चारण करते हैं, जो ये बीच वाले जो वर्ड होते हैं जो बहुत लंबा, और इसकी एक परिभाषा ये भी थी कि ह्रस्व स्वर को बोलने में क्या समय लगता है? कम समय लगता है। उससे दुगना समय जिसे लगता है वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और दीर्घ स्वर से भी ज्यादा जिसको समय लगता है वो प्लुत स्वर कहलाते हैं। ठीक है, तो प्लुत स्वर के बारे में हम जान चुके हैं। जो हमें थोड़ा सा डीप जानना है वो है हमारे पास दीर्घ स्वर। तो आज हम दीर्घ स्वर के बारे में जानेंगे कि दीर्घ स्वर क्या कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, बहुत सारी किताबें, अगर आप किताबें खोल के देखेंगे, मैंने इतनी सारी किताबें देखी पढ़ी और मैंने उसमें देखा कि कहीं पर भी जो दीर्घ और संयुक्त स्वर है इसमें बड़ा ही कंफ्यूजन है। क्योंकि इसमें कहा गया है कि कभी कभी क्या करते हैं, ये दीर्घ स्वर को अलग से लिख रहे हैं और संयुक्त स्वर को अलग मान रहे हैं। जबकि हो क्या रहा है, मैं आपको अगर बता दूं कि दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर की अगर संख्या की बात करें तो कहीं कहीं पे क्या दिया जा रहा है कि दीर्घ स्वर जो है इनकी संख्या कितनी है? दीर्घ स्वर को सिर्फ क्या क्या माना जा रहा है? आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ को सिर्फ दीर्घ स्वर माना जा रहा है। उस हिसाब से जो दीर्घ स्वर है इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब अगर हम संयुक्त स्वर की बात करते हैं कि संयुक्त स्वर कौन से हैं, अच्छा, ये जो दीर्घ स्वर है इनको संधि स्वर भी कहा जा रहा है कहीं कहीं। ठीक है, संधि। तो ध्यान देना है आपको, अगर आपसे कभी कोई ऐसा इतना डीप पूछेंगे नहीं और बाई चांस अभी कहीं अगर लिखा हुआ हो, क्योंकि एग्जामिनर का कोई पता नहीं चलता है कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, तो हो सकता है कहीं पे दीर्घ स्वर को संधि स्वर भी लिखा गया हो। ठीक है, बात कर रहे हैं संयुक्त स्वर की। तो संयुक्त स्वर की अगर हम बात करते हैं उसके हिसाब से ये क्या करते हैं? 3 स्वर हटा के, यानी कि दीर्घ को हटा के, ये जो मैंने ये आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ लिखा है, इसको हटा करके ये क्या लिखते हैं? सिर्फ ए, आई, ओ और आउ क्या हो जाते हैं? इनको ये क्या मानते हैं? संयुक्त स्वर मानते हैं। अच्छा, अब संयुक्त क्या होता है पहले हम इसे समझ लेते हैं। संयुक्त होता है जब एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक यानी दो चीजों से मिलकर बना है या किसी का जोड़ हो रहा है, जुड़ रहे हैं। अब एक से अधिक होगा तभी तो वो जुड़ेंगे। एक सिंगल तो कैसे जुड़ेगा? वो तो सिंगल है, वो तो अकेला है। तो क्या हो रहा है, उसी को क्या बोल रहे हैं? संयुक्त बोल रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि क्या दीर्घ जो स्वर है यहाँ पे ये अकेला है, तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कल बताया था, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि जो मूल स्वर है ये इनका अपना अस्तित्व है। ठीक है, मूल स्वर, दादा दादी, ठीक है, तो ये मूल स्वर है। और इन बाकी के जो स्वर हैं वो किन से निकल के बने हैं? अ से, ई से, उ से और री से। ठीक है, री ने अपना अस्तित्व किसी को नहीं दिया, री एकदम सिंगल रहा, लेकिन बाकी के 3 लोगों ने अपना अस्तित्व सबको दे दिया। तो इन्हीं के थ्रू क्या बने हैं? बाकी के स्वर भी बने हैं। अच्छा, री लेकिन संस्कृत में देता है। ठीक है,
तो यहाँ पर हमें क्या करना है, तो हमें क्या पता चल रहा है कि अगर हम दीर्घ की बात करते हैं, ये दीर्घ कैसे बन रहे हैं, मैं आपको दीर्घ का एग्जाम्पल बता रही हूं वहां पे। तो दीर्घ जो बनता है अ प्लस अ, ठीक है, अभी मैं सिर्फ दीर्घ की बात कर रही हूं, आपको ध्यान देना है। मैं संयुक्त यहां से हटा देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो अ प्लस अ मिलकर क्या बन रहा है, आ बन रहा है, ठीक है। द्विमात्रिक भी बोलते हैं इनको, दीर्घ स्वर भी बोलते हैं, संयुक्त स्वर भी बोलते हैं, और एक और किसी मैंने बुक में देखा है संधि स्वर भी कहा जाता है किसको, दीर्घ स्वर को, ठीक है। तो दूसरा जो यहाँ पे आ बन गया। अब हमें एक और स्वर, अब हम किसके बारे में बात करें, ई के बारे में। तो ई प्लस ई को मिलाकर क्या बन रहा है, किसकी ध्वनि आ रही है, ई की, ठीक है। उ प्लस उ को मिला के किसकी ध्वनि बनेगी, तो ये बनेगी ऊ की ध्वनि, ठीक है। ये क्या है हमारे, ये है दीर्घ स्वर। अब किसी ना किसी को मिलके बना के, चाहे वो सेम स्वर है, सेम ध्वनियां हैं, सेम ध्वनियों को मिला के एक तीसरी ध्वनि बन रही है जिसको थोड़ा हम लंबा खींच रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गए हमारे दीर्घ स्वर। अब जुड़ तो रहे हैं लेकिन संयुक्त तो कुछ ना कुछ हो रहा है, जुड़ तो रहा ही है, ठीक है। तो उसी हिसाब से अगर ये सिर्फ इन्हीं को आप सिर्फ दीर्घ स्वर मान रहे हैं, या अगर आपकी डेफिनेशन ये कहती है, आपकी परिभाषा ये कहती है कि जुड़ने को संयुक्त कहते हैं, जुड़ तो यहां पे भी रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, जो हमारे पास बाकी के संयुक्त स्वर है, इसमें क्या हो रहा है कि अ या आ को मिला के प्लस ई को मिला के क्या बन रहा है, सॉरी, ए बन रहा है, ठीक है। आपने ये देखा होगा संधि विच्छेद में, हम इनको पढ़ेंगे। तो ये क्या बन रहा है, ए बन रहा है। तो क्या ये संयुक्त नहीं है, बिल्कुल है। ये भी जुड़ रहा है, क्या इसको आप संयुक्त नहीं मानते हैं, तो क्यों नहीं मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। इसीलिए हमने क्या किया है, यहाँ पे जो दीर्घ और संयुक्त है, अब हम फाइनल अपने कंक्लूजन पे निकल रहे हैं, निष्कर्ष पर निकल रहे हैं, ठीक है। जो कंफ्यूजन था उसको हमें एक तरफ रखना है। क्यों रखना है एक तरफ, क्योंकि जुड़ तो दीर्घ भी रहे हैं और जुड़ तो संयुक्त भी रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दीर्घ स्वर को और संयुक्त स्वर को हमने एक साथ ही रख दिया है, और उस हिसाब से दीर्घ और संयुक्त स्वर की, चाहे वो दीर्घ स्वर क्वेश्चन में आए चाहे संयुक्त स्वर क्वेश्चन में आए, इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या हो जाती है 7। और कौन कौन से हैं दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वर जो है वो है हमारे पास ये आ, ई, उ, ए, आई, ओ, आओ, ठीक है। समझ में आ गई आपको बात कि ये दीर्घ स्वर, क्योंकि ये जो स्वर है इनको हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं, इनको हम दीर्घ स्वर भी कहते हैं, और इनको हम द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाते हैं, ये कौन कौन से हैं, मैं यहां पे भी लिख देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये है आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और आओ। अब इस हिसाब से आप इनकी संख्या देखें तो ये कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 हो गए। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, ये हमारे दीर्घ स्वर या संयुक्त स्वर हो जाते हैं, ठीक है। अब अगर एग्जाम में आपसे बहुत डीप पूछा जाए कि दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, तो ऑप्शन में हो सकता है कि ऑप्शन में फिर अगर स्पेशली वो दीर्घ स्वर देखना चाह रहे हैं कि नहीं, अगर हो सकता है उन्होंने वो किताब पढ़ी हो जिसमें कंफ्यूजन है कि तीन दीर्घ स्वर है, संयुक्त स्वर 4 है, ऐसी किताब उस एग्जामिनर ने भी पढ़ी हो, तो वो कभी भी वो कंफ्यूजन वाला ऑप्शन कभी नहीं देंगे, वो 7 ऑप्शन आपको कभी नहीं देंगे फिर दीर्घ और संयुक्त में, ठीक है। वो ऑप्शन आपको क्या देंगे, एक ऑप्शन दे देंगे वो 3 और दूसरा ऑप्शन देंगे 4, ठीक है। तो यहां पर उस कंडीशन में फिर आप क्या लगाएंगे, आंसर अपना 3 लगाएंगे। ध्यान से सुनना है आपको, ठीक है। 7 ऑप्शन में नहीं होगा, 4 और 3 ऑप्शन में दिया रहेगा, 11 भी ऑप्शन में दिया रहेगा, ठीक है। कुछ एक और नंबर भी इन्होंने दिया रहेगा, 13 भी दिया रहेगा, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर क्या लगाना है, ऑप्शन में 3, क्योंकि यहां पर वो फिर किसे दीर्घ स्वर मान रहे हैं, इनको, ठीक है। और संयुक्त स्वर वो किसे मान रहे हैं, ए, आई, ओ, आओ, जिनकी संख्या कितनी है, 4 है, ठीक है। क्लियर हो गया आपका। लेकिन हमें जो एक सही जो इसकी परिभाषा है, जब संयुक्त हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, जुड़ तो अ प्लस अ मिलके भी क्या बना रहे हैं, आ बना रहे हैं, ठीक है। और
अ प्लस ई मिलके क्या बना रहे हैं, ए बना रहे हैं, तो संयुक्त तो हो ही रहा है, तो इसीलिए हम इसको क्या पढ़ेंगे, एक ही उसमें पढ़ेंगे, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर या द्विमात्रिक स्वर। संख्या कितनी होती है इनकी, 7 होती है। ये हमारा हो गया प्रकार, स्वर के प्रकार कितने हैं, ठीक है। अब एक होता है, तो ध्यान देना है आपको, स्वर के कितने प्रकार आ गए हमारे पास, 3 प्रकार हैं, और कौन कौन से हैं, मूल स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ठीक है। अब हम अगर बात करते हैं कि ये तो हमारा हमने प्रकार में बांटे हैं, प्रयोग के आधार पर, अगर प्रयोग के आधार पर स्वर को बांटा जाए तो कैसे बांटेंगे, प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, ध्यान से पढ़िएगा आप, ठीक है। प्रयोग के आधार पर अगर स्वर की बात करी जाए कि प्रयोग के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया है, तो प्रयोग के आधार पर जो है स्वर को 2 भागों में बांटा गया है, और वो कौन कौन से 2 भाग हैं, एक है स्वतंत्र रूप में, एक क्या होता है, स्वतंत्र रूप में, ध्यान से सुनना है आपको, एक है स्वतंत्र रूप में, और दूसरा जो प्रकार है वो है मात्रा के रूप में, मात्रा के रूप में। अब यहाँ पे हमें ये समझना है, आपको समझ आ भी गया होगा, मेरे लिखने का यहाँ पे जो मतलब है वो समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको। यहाँ पे प्रयोग के आधार पर की बात हो रही है कि हम जो स्वर का जो प्रयोग करते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया कि प्रकार कितने हैं, मूल स्वर है, दीर्घ स्वर है और प्लुत स्वर है, ठीक है। अब मैं बताना चाह रही हूँ आपको कि प्रयोग के आधार पर स्वर को कैसे हम जो प्रयोग करते हैं वो कैसे, उसका आधार क्या है, तो उसके 2 ही आधार है, एक है स्वतंत्र रूप में और दूसरा प्रयोग करते हैं हम मात्रा के रूप में। जब भी स्वर स्वतंत्र रूप में प्रयोग किया जाता है तो स्वर का जो अपना अस्तित्व होता है उसको हम एज इट एज ही लिखते हैं, जैसा है उसको वैसा ही हम लिखेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे ही लिखेंगे। अभी मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगी इसका कि कैसे लिखते हैं हम इसको, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ऐसे ही हम इसको लिखते हैं, लेकिन जब भी हम स्वर को व्यंजन के साथ लिखते हैं, जब भी स्वर व्यंजन के साथ आता है तो हम स्वर को कैसे लिखते हैं, मात्रा के रूप में, व्यंजन के साथ जब भी आता है, ठीक है। और व्यंजन के लिए मैं यहाँ पे क ख ग घ ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है। व्यंजन के साथ जब भी आएगा तो ये किस रूप में आएगा, मात्रा के रूप में, किस रूप में आएगा, ये मात्रा के रूप में आएगा, ये आपको ध्यान देना है। तो प्रयोग के आधार पर कितने जो ध्वनि है वो प्रयोग के आधार पर हम कैसे बांट रहे हैं इसको, स्वर ध्वनि जो होती है तो 2 आधार पर बांट रहे हैं। एक तो इसका अपना जो स्वरूप होता है, जो स्वर वर्ण का जो स्वरूप होता है, अपना जो अस्तित्व होता है उसी आधार पर आता है। वो कब आता है, जब वो अपना स्वतंत्र रूप में बोला जा रहा है, ठीक है। और दूसरा मात्रा के रूप में कब आता है, जब वो व्यंजन के साथ लिखा जाता है या बोला जाता है तो वो मात्रा के रूप में आता है। कैसे, एग्जाम्पल के लिए मैं यहीं पर लिख देती हूँ, आपको दिख रहा होगा इतना बोर्ड में, ठीक है। उदाहरण के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे उदाहरण हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पे, जैसे आइए, उदाहरण हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम लिखते हैं आइए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जितने भी मेरे पास मैंने यहाँ पे जितने भी लिखे हैं, ठीक है, कितने वर्ण को मिला के बन रहा है, ये 3 वर्ण को मिला के ये शब्द बन रहा है। और यहाँ पे जैसे ही मैं आइए लिख रही हूं तो ये पूरा आ रहा है, ठीक है। जब भी स्वर आ रहा है, जब भी इसके आगे या पीछे, ध्यान देना है आपको, ठीक है। जब भी आगे या पीछे स्वर हो तो स्वर अपना स्वतंत्र रूप लेता है, ठीक है। अब आते हैं हम किसके साथ, मात्रा के रूप में। तो ये स्वर स्वतंत्र रूप से तो आप समझ गए होंगे कि कैसे आता है, ठीक है। अब अगर हम मात्रा के रूप में बात करते हैं कि मात्रा के रूप में स्वर कैसे लिखा जाता है, तो मात्रा के रूप में जब भी हम व्यंजन के साथ यूज करते हैं उसको, ठीक है, जब भी हम व्यंजन के साथ इसका प्रयोग करते हैं, मैं उदाहरण के लिए यहाँ पे लिख देती हूँ काम, ठीक है। अब अगर मैं इसका वर्ण विच्छेद करती हूं तो ये कैसे हो जाएगा, क प्लस अ प्लस म प्लस अ, कैसे हो जाएगा ये, कम, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूं, कम लिख रही हूं तो कैसे हो जाएगा, ये वर्ण विच्छेद किया मैंने, ठीक है।
वर्ण विच्छेद किया, और जैसे ही मैंने इसका वर्ण विच्छेद किया, अब ये कम है। अब आप यहाँ पे ये ना सोचें कि जो मैंने यहाँ पे लिखा है, कम जो लिखा है, इसके साथ स्वर नहीं है। साफ पता चल रहा है, ठीक है। कैसे है इसके साथ स्वर? क के साथ क्या लगा हुआ है? अ। म के साथ क्या लगा हुआ है? अ। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल और देती हूं, उदाहरण देती हूं, यहाँ पे बाल, ठीक है। यहां पर तो आपको पता चल गया कि कैसे लगा है। अब यहाँ पे अ की मात्रा नहीं होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं जिसकी मात्रा है उसके साथ कैसे लग रहा है। तो व्यंजन के साथ ब हमारा क्या हो जाता है? व्यंजन होता है। और ब के साथ जैसे ही आ लग रहा है तो बा बन जा रहा है, ठीक है। इसका भी अगर मैं वर्ण विच्छेद करती हूं तो कैसे हो जाएगा? ब प्लस आ प्लस ल प्लस अ, तो ये क्या हो जाएगा? बाल। वर्ण विच्छेद कर दिया मैंने। तो यहां पर ये जो आ है ये किसके रूप में आ गया है? अब ये किसके रूप में आ गया है? ये मात्रा के रूप में आ गया है। समझ में आ गई बात? तो जब भी, ध्यान से सुनना है आपको, जब भी व्यंजन के साथ स्वर जब यूज होता है तो वो अपना असली स्वतंत्र रूप है उसको नहीं लेके जाके, बल्कि किसके रूप में यूज होता है? मात्रा के रूप में यूज होता है, ठीक है। किसके रूप में प्रयोग होता है? वो मात्रा के रूप में प्रयोग होता है। तो ये थे हमारे स्वर। और एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण है उनकी कितनी संख्या है? 52 है। उन वर्णों को हमने कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। एक स्वर है, एक व्यंजन है, ठीक है। ध्यान देना है, वर्ण जो होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है। कहीं पर अगर ये लिखा हो कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होता है, वो भी बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि जो ध्वनि है वो किसका? वर्ण का लिखित रूप, मौखिक रूप है, और जो वर्ण है वो ध्वनि का लिखित रूप है। तो मैं बार बार आपको बोल रही हूं कि अगर यहाँ पे लिखा है वर्ण, तो वर्ण बराबर क्या है? ध्वनि है, ठीक है। यहां से मैं आगे जिस दिन क्वेश्चन पेपर करेंगे उस दिन हम ये पढ़ेंगे, उस दिन मैं यहाँ से क्वेश्चन बनाऊंगी। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि वर्ण इक्वल टू ध्वनि है, तो ध्वनि इक्वल टू भी वर्ण है। अब हम आते हैं यहाँ पे स्वर है और व्यंजन है, 2 भागों में बांटा। स्वर की संख्या कितनी है? 11 है। मूल स्वर और इनके प्रकार कितने हैं? 3 है। मूल स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ठीक है। बाकी के भी इनको और किसी नाम से जाना जाता है, लघु नाम से भी जाना जाता है। ध्यान देना मूल स्वर को, उसको भी आप देख लेंगे। मूल स्वर की संख्या कितनी है? 4 है। दीर्घ की संख्या कितनी है? 7 है। संयुक्त और दीर्घ में क्या कंफ्यूजन, मैं आपको ये बता चुकी हूँ। प्लुत स्वर कौन से होते हैं? हम पढ़ चुके हैं, जो किसी गाने में या आरती में यूज होते हैं, ठीक है, नाटक में यूज होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे प्रयोग के आधार पर स्वर को कैसे हम पढ़ते हैं। तो स्वतंत्र रूप में जब भी हम स्वर लिखते हैं तो इस प्रकार से आता है, क्योंकि अभी ये पूरा स्वर ही है, इसके साथ कोई व्यंजन नहीं है, तो मात्रा का कोई रूप नहीं दिखाई देगा यहाँ पे। लेकिन जैसे ही आप व्यंजन के साथ स्वर को लिखते हैं या पढ़ते हैं तो इसमें क्या हो जाता है? ये अपना रूप किस में ले लेते हैं? स्वर मात्रा के रूप में ले लेते हैं, ठीक है। जो कि मैंने आपको यहाँ पे उदाहरण के आधार पर बता दिया है। एक उदाहरण मैंने कम का दिया है और दूसरा उदाहरण बाल का दिया है, जिससे आपका जो अक्षर के साथ कैसे यूज हो रहा है और फिर शब्द के साथ कैसे यूज हो रहा है ये भी आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये थे हमारे स्वर। अब नेक्स्ट जो क्लास हमारी चलेगी उसमें हम वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। आज हम यहीं तक रखते हैं, सॉरी व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम यहीं तक रखते हैं। और आपको कोई भी कंफ्यूजन है या मैं यहाँ पे बताना कुछ मेरे से छूट गया है जल्दीबाजी में, या आपको ऐसे लग रहा है कि मैम को ये भी क्लियर करा देना चाहिए था, तो आप प्लीज उसे कमेंट में जरूर लिखिए। और आप जो भी लोग यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी करते हैं, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज आप बाकी लोगों के साथ वीडियो शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं हर रोज कोशिश करूंगी कि हिंदी के जितने भी चैप्टर हैं उनकी एक एक वीडियो 20 से 25 मिनट की वीडियो मैं हर रोज आपके साथ रख सकूं, ताकि ज्यादा लंबी वीडियो भी ना हो, बोरिंग भी ना हो और कम समय में हम इसे पढ़ भी जाएं, आपका डाटा भी व्यवस्था रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम व्यंजन को जितना हमसे हो पाएगा 20-22 मिनट में हम उतना कवर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।